नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस पीसीएस मेंटर पर। मैं प्रसून दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि हम सी सेट लेके आने वाले हैं और सी सेट में भी हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट आपको दिख ही रहा होगा सामने कि आज हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र द्वितीय सामान्य अध्ययन लिखा है, लेकिन ये कौन सा पेपर है? तो पेपर सेकंड का मतलब है सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सी सेट में आता क्या क्या है। तो हम आज इस पेपर को हल करने वाले हैं और इस पेपर में आज हम सबसे पहले हिंदी से सवालों की शुरुआत करने वाले देखेंगे। हिंदी को थोड़ा थोड़ा समझते भी जाएंगे, क्वेश्चंस का स्तर भी देखते जाएंगे और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे जिससे कि आपको पेपर को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बिना किसी समय बर्बादी के हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सही विराम चिन्ह कहाँ लगा है उसका चुनाव करना है। चार ऑप्शन है आपके। सुनो सुनो वह गा रही है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है राम नरेश गोबर गणेश है, राम नरेश गोबर गणेश है। तीसरा ऑप्शन है राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं सॉरी। चौथा ऑप्शन है क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। तो हम इसको एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि सर अगर क्या लग गया, अगर क्या लग गया तो लास्ट में सर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो गया, पूरी तरह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे की बात करते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। तो देखेंगे आप ये कौन सा चिन्ह लगा दिया? सर ये लगा दिया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है जब हमें कोई आश्चर्य हो, क्या हो? जब हमें कोई आश्चर्यजनक बात सामने आए तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सर यहाँ पे ये चिन्ह प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब दो या तीन नाम इकट्ठे लिखे हों, जब दो नाम लिखे हों तो उन दो नामों को सेपरेट अलग अलग करने के लिए हम कॉमे का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। बात करते हैं राम नरेश गोबर गणेश है। सर ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये जो चिन्ह लगा हुआ, सर ये गलत लगा हुआ। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह कहाँ लगता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो डैश का चिन्ह है ये सर दो व्यक्तियों के नाम के बीच में लगा सकते हैं आप। दो वस्तुओं के नाम में लगा सकते हैं, या दो स्थानों के जब हमें नाम दिए गए हों तब हम उसे लगा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, अगर मान लो कहीं हमें क्या दिख जाए सर, अगर हमें कहीं विलोम शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के बीच में भी हम ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, मैंने कहा जीवन मरण। क्या? जीवन मरण। तो आप किताबों में देखेंगे आपको ये चिन्ह लगा हुआ दिखाई देगा। आप कहेंगे जन्म मृत्यु, क्या कहेंगे? जन्म मृत्यु, तब भी आपको ये चिन्ह लगा मिलेगा। तो सर ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुनो सुनो वह गा रही है। क्योंकि सुनो और सुनो दो बार आया है तो मैंने इसे किससे सेपरेट किया है? मैंने इसे कॉमा से सेपरेट किया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल सही हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसमें कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? क्या है? कौन सा वाच्य है? सर अगर अंग्रेजी की बात करें, वाच्य को अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं सर? अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। सर हिंदी में हम थोड़ा सा कम जानते हैं। सर हम हिंदी में थोड़ा सा कम जानते हैं। हम अगर वाच्य कहें तो एक नई चीज समझ में आती है, लेकिन ये वॉइस है। जैसे हमने पता है एक्टिव पैसिव, तो ये वही लिखा, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया और ये कौन सा वॉइस हो गया? सर ये पैसिव वॉइस हो गया। अब सर हम आसानी से बता सकते हैं, हमें पता है अगर एक्टिव वॉइस की बात आती है तो कर्ता काम करता है, अगर एक्टिव वॉइस की बात आती है तो कर्ता काम करता है, और अगर पैसिव वॉइस की बात आती है तो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म काम करता है। अब देखिएगा इसमें ऑर्डर किसने दिया? सर ऑर्डर दिया है जिलाधिकारी। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो जिलाधिकारी यानी ये कौन है? ये सर कर्ता है, ये कर्म थोड़ी है। ये क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता है। सॉरी, इंग्लिश को मिक्स नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है हम हिंदी और इंग्लिश आजकल हम ना तो हिंदी के रह गए ना इंग्लिश के, हम बन गए हैं सर इंग्लिश के। तो थोड़ा सा मैं भी उसका प्रयोग कभी कभी कर लेता हूं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया है। सर जिलाधिकारी ने ऑर्डर दिया है, यानी कि क्या है? करता है। तो क्या हो गया? कर्तवाच्य। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ना, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण। सर विशेषण कई प्रकार के होते हैं, विशेषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके पेपर में कौन सा प्रश्न पूछा गया है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण पूछा गया है। अगर हम देखेंगे वह बहुत सौम्य, ऑप्शन है वह बहुत सौम्य है, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, 5 लीटर दूध खरीदो, और डी ऑप्शन है कोई आदमी आ रहा है। तो सर ध्यान रखिएगा, जब भी सार्वनामिक विशेषण की बात आएगी, सार्वनामिक विशेषण की, तो आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, कोई आदमी आ रहा है। सर कोई आदमी लिखा होता, वह आदमी लिखा होता, क्योंकि ये सब क्या है सर, ये आते हैं सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल हैं सर? ये सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। सर बी और सी क्यों नहीं आएंगे? सर एलिमिनेट करना बता दीजिए थोड़ा सा। बी और सी इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इसमें संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। कौन सा? संख्यात्मक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यात्मक विशेषण, संख्यात्मक विशेषण। और ये वह बहुत सौम्य है, ये भी थोड़ा सा संख्या को बता रहा है, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि वह बहुत सौम्य है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ध्यान रखिए, ये आपके संख्यात्मक विशेषण है, लेकिन ये कोई या वह की बात करें तो ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिना किसी झंझट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अत्यधिक में कौन सी संधि है? मैं गारंटी देता हूं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए, पहली बात तो। और दूसरा, इस एक क्वेश्चन में आपकी पूरी संधि पहचान दूंगा मैं, पूरी संधि एक ही क्वेश्चन में खत्म करा दूंगा, ये मेरी गारंटी। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पूरी संधि कभी पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में कौन सा शब्द है? अत्यधिक। तो सर सबसे पहले एक अपना नोट डाल के लिख लेना कि सर जब भी या और वा के पहले, किसके पहले? या और वा के पहले, किसके पहले? या और वा के पहले अगर आधा अक्षर नजर आए, या और वा के पहले अगर आधा अक्षर दिखाई दे, आधा अक्षर आता है, आधा अक्षर आता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? तो वहां पर यण संधि होती है। कौन संधि होती है? सर यण संधि होती है। अपनी कॉपी में नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए, और इतनी बात पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। आपका क्वेश्चन बिना किसी झंझट के खत्म हो गया है। सर अत्यधिक देखेंगे, सर ये या है और या के पहले आधा अक्षर है। क्या है? या के पहले आधा। एक एग्जाम्पल बता देता हूं सर, एक एग्जाम्पल। मैंने लिखा अन्वय। क्या लिखा? मैंने लिखा सर अन्वय। अगर मैं अन्वय लिखा तो सर ये या के पहले आधा अक्षर है, और सर ये ना वा के पहले आधा अक्षर है, वा के पहले। तो सर अगर पूछ ले अन्वय में कौन सी संधि है, तो अन्वय में भी कौन सी संधि आएगी? सर यण। यानी रट लीजिए, एकदम रट लीजिए कि या और वा के पहले, या और वा के पहले अगर आधा अक्षर नजर आता है, आधा अक्षर नजर आता है, तो कौन सी संधि होती है? सर यण संधि होती है। चलिए सर इस क्वेश्चन को तो आपने निपटा दिया, ये क्वेश्चन तो बता दिया सर। और अगर संधि पहचाननी हो तो चलिए आ जाइए, इसी का बड़ा भाई, ये छोटा भाई है सर, इसी के बड़े भाई की चर्चा कर लेते हैं। सर यदि या और वा के पहले, किसके पहले? यदि या और वा के पहले, यदि या और वा के पहले पूरा अक्षर नजर आए। कैसा अक्षर नजर आए? सर पूरा अक्षर नजर आए, पूरा अक्षर दिखाई दे। अभी आधा था, अब अगर पूरा अक्षर दिखाई दे तो अयादी संधि होती है। कैसी संधि होती है? अयादी। सर अयादी को पहचानने का एक और बेस्ट तरीका बता दूंगा। जब भी संधि 3 अक्षर या 4 अक्षर की हो जाती है, सबके सब अक्षर 3 या 4 अक्षर के आए, जैसे कि एक एग्जाम्पल पवन, पवन में दोनों नियम लग जाएंगे सर, 3 अक्षर है। ऊपर से देखिए ये क्या है? सर ये वा है, और वा के पहले कैसा अक्षर? आधा है कि पूरा है? सर पूरा है। पवन कैसा है? पूरा है। मैंने कहा नयन, मैंने कहा नयन, मैंने कहा पावन, मैंने कहा नायक। सर यहां से एक ऐसी संधियां आ जाती हैं, अच्छे मास्टर भी फेल हो जाते हैं। मैं बताता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया विधायक। क्या कहा? विधायक। पूछे कौन सी संधि है? अच्छे फेल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा या और या के पहले पूरा अक्षर है, अयादी संधि हो जाएगी। सर कौन संधि हो जाएगी? अयादी। तो अभी मैं केवल आपको 2 ही बता रहा हूं, 6 की 6 मैं आपको इस तरीके से बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर या और वा के पहले, या और वा के पहले आधा अक्षर है तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण। और या वा के पहले पूरा अक्षर है तो हो जाएगी सर अयादी। चलो 2 की चर्चा और कर देता हूं, गुण और वृद्धि, क्योंकि हमारे ऑप्शन में है। चलिए गुण और वृद्धि की बात करेंगे। अगर मैंने कहा आपसे कि गुण संधि क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, गुण संधि जब भी कभी एक मात्रा नजर आए, कौन सी मात्रा नजर आए? एक मात्रा नजर आए, और एक मात्रा आपको कहां नजर आती है? तो आप कहेंगे सर ए पे नजर आती है और ओ पे नजर आती है। एग्जाम्पल देख लें, एक मात्रा कभी भी नजर आए, गणेश, सुरेश, महेश, कमलेश, कितनी भी एक मात्राएं नजर आ जाएं, सर गुण संधि हो जाएगी। और अगर सर ये ओ की मात्रा भी आ जाए, वो भी एक मात्रा ही काउंट की जाती है, तब भी गुण संधि हो जाएगी। जैसे कि महोत्सव, क्या हो जाएगा? महोत्सव, महाधन उत्सव। सर अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। अगर वृद्धि संधि की बात की जाए तो वृद्धि संधि में सर एक मात्रा की जगह कितनी मात्राएं लगा देना? सर एक मात्रा की जगह 2 मात्राएं लगा देंगे। और 2 मात्राएं कहां आती हैं? सर आई में और औ में।
आई में और औ में। फॉर एक एग्जाम्पल बता देता हूं, महौज, देखते ही साथ बता देना सर, दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि हो जाएगी। परमोज, क्या हो जाएगा? परमोज। सर सीधी सीधी सी बात है, मैंने आपको चार बता दिया संधि, गुण में एक मात्रा, वृद्धि में दो मात्राएं, या और वाक्य पहले आधा अक्षर यण संधि, और या वाक्य पहले पूरा अक्षर अयादि संधि। चलिए इतनी कहानी आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाए। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जिन शब्दों में काम का होना या करना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। परिभाषा से क्वेश्चन दे दिया, आंसर सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव, इनमें से एक अर्थ नहीं निकलेगा उसका। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? पहला है सामर्थ्य, महिमा, विग्रह और दबाव। सर इफेक्ट, प्रभाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? इफेक्ट। क्या कहते हैं? इफेक्ट। प्रभाव सर सामर्थ्य, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आपका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा कि नहीं होगा। आपके पास क्षमता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा कि नहीं दिखेगा। सर महिमा, सर किसी की भी महिमा अगर नजर आएगी तो पहले उसका प्रभाव तो होगा। जैसे हम कहें महाकाल की महिमा, अगर महिमा है तो उनका प्रभाव दिखता है कि नहीं दिखता है। तो महिमा और प्रभाव, ये भी उसका अर्थ निकलता है। सर दबाव, सर जब प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना, यानी कि दबाव डालना, तो आंसर क्या होगा? विग्रह। विग्रह और प्रभाव का कोई मतलब नहीं है। विग्रह यानी क्या होता है? अलग अलग हो जाना। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग अलग हो जाना। तो इस सवाल का सही आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। क्या आएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म बताना, यानी कि कौन सा युग्म बिल्कुल सही है। विलोम शब्द का सही युग्म बताना है। आकुंचन प्रसारण, अल्पज्ञ अवज्ञ, सन्मुख उन्मुख, स्थावर चंचल। देखिएगा, अगर बात करेंगे हम स्थावर की, तो ये स्थावर और चंचल ये सर समानार्थी शब्द लिखे हैं। स्थावर का मतलब, स्थावर के अगर विलोम की बात की जाए तो क्या होता है? स्थावर का विलोम होता है जंगम। क्या होता है? स्थावर का विलोम हो जाता है जंगम। क्या हो जाता है? स्थावर का विलोम हो जाता है जंगम। वहीं बात करें सन्मुख और उन्मुख, तो सन्मुख और उन्मुख का विलोम होता है विमुख। ये समानार्थी लिखे हैं सर। सन्मुख का विलोम विमुख होता है या उन्मुख का विलोम भी विमुख होता है। ये सन्मुख और उन्मुख एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, समानार्थी जिनका एक जैसा अर्थ निकल जाता है। बात करेंगे अल्पज्ञ और अवज्ञ, तो ये भी समानार्थी हैं सर। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला, अल्पज्ञ, गा मतलब ज्ञानी, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञानी। अल्प यानी कम और ज्ञा यानी ज्ञानी। अल्पज्ञ यानी कि कम जानने वाला, और बहु यानी बहुत, और ज्ञा यानी ज्ञानी, बहुत जानने वाला बहुज्ञ हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपके गलत होगा, क्योंकि ये क्या लिखे हैं? समानार्थी। मैंने विलोम भी बता दिए सर। जंगम और स्थावर का विलोम होता है जंगम, सन्मुख का होता है विमुख, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, और ये बिल्कुल सही लिखा है आकुंचन और प्रसारण। आकुंचन और प्रसारण। आकुंचन का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेस। प्रसारण का मतलब होता है एक्सपांड। अंग्रेजी वाले भी होंगे कुछ लोग, उनके लिए भी देख लीजिएगा। आकुंचन यानी होता है कंप्रेस करना, किसी चीज को दबाना, कुंचन। और प्रसारण यानी फैलाना। क्या होता है? फैलाना। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा विलोम शब्द का सही युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? किसका पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती। अगर सरस्वती के पर्यायवाची की बात करें, नहीं है, इस बात को अंडरलाइन कर लेना, नहीं है। तो सरस्वती के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो सरस्वती के पर्यायवाची देखेंगे गिरा वीणा पाणी। सर आपको पता है सरस्वती माता वीणा लेके ही चलती है, तो वीणा पाणी ये बिल्कुल सही है। वागीश, बागीश, बाक धन ईश, बोलने की देवी है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। और वाणी बोलना, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं बोलने से संबंधित वो सब सरस्वती माता को जाती हैं, तो ये भी डी ऑप्शन सही है। यानी कि इसका सही आंसर है हेम और हिरण। ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। हेम और हिरण सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। चलिए, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे से पूछिएगा, मैं जरूर उस बात का जवाब दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? लोकोक्ति बिल्कुल सही होनी चाहिए। पढ़ लेते हैं एक बार। जे बोले सो घी को जाए, जे बोले सो घी को जाए, यानी कि महाकृपण। दूसरा, टके का सब खेल है, टके यानी पैसा, रुपया पैसा, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। ये बिल्कुल सही बात है। आप सभी को पता है कि सब पैसे का तो खेल है। अगर हमारे पास पैसा होता तो ना हम यहाँ पढ़ा रहे होते, और अगर आपके पास पैसा होता तो ना आप हमसे पढ़ रहे होते। हम सब ये सब काम कर ही क्यों रहे हैं? सर पैसे के लिए ही तो कर रहे हैं।
हम भी पैसे के लिए कर रहे हैं और आप भी पैसे के लिए ही कर रहे हैं, नहीं तो हमें जरूरत क्या थी ये सब करने की। तो ये बिल्कुल सही लोकोक्ति है कि टके का सब खेल है, यानी पैसा सब कुछ करता है। ये बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा शब्द है? तद्भव। सर आपने पढ़ा होगा शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्सम, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम समझना थोड़ा सा। तत्सम की अगर मैं बात करूं तो तत्सम माने होता है तत् धन सम। तत् धन सम, तत् माने उसके, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। किसके समान? सर संस्कृत भाषा के समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। यानी जो शब्द संस्कृत के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे वो तत्सम कहलाते हैं। और जो तद्भव, इसका मतलब होता है तत् धन भव। क्या होता है? तत् धन भव। तत् माने उससे, उससे, भाव यानी उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? सर संस्कृत से उत्पन्न हुआ। जो संस्कृत से उत्पन्न होकर चेंज होकर हिंदी में आ गया उसे क्या कहा जाता है? सर उसको तद्भव कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अंधकार, आक, आषाढ़, असुर। सीधा सा ट्रिक आप बताता हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सीधा सा ट्रिक की चर्चा कर देता हूं आपसे, सीधी सी ट्रिक की चर्चा कर देता हूं। सर कभी भी आपको ये बिंदी लगी मिल जाए, क्या मिल जाए? ये बिंदी लगी मिल जाए। सर कभी भी आपको ये वाला सा मिल जाए, कभी भी आपको ये वाला सा मिल जाए, कभी भी आपको ये वाला सा मिल जाए, कभी भी आपको ये वाला सरा मिल जाए, ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है। ये सब अगर आपको नजर आ जाते हैं, अगर ये सब आपको नजर आ जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा वो सब के सब तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? सब के सब तत्सम होते हैं। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो और डिटेल में बता दूंगा, बस अभी ध्यान रखिएगा। बिंदी लगी मिल जाए, सा मिल जाए, सरा मिल जाए और सा मिल जाए, ये सब तत्सम में जाते हैं। सर ये क्या है? तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। तद्भव कौन सा हो जाएगा? आक। तो ये तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द? तद्भव है। क्या पूछ रहा है? तद्भव। तो ये कौन सा शब्द है? सर तद्भव, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी पहचान नजर नहीं आ रही, ऐसी कोई भी पहचान इसमें नजर नहीं आ रही। ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट लगे तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। बारात, कालिदास, बाजार और बाजार। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो मैं थोड़ा सा उसको पहले सही कर देता हूँ। ये यहाँ पे ये रहेगा आपको, ठीक। तो मैंने इसको सुधारा है तो आपके दिमाग में एक बात तो आ ही गई होगी कि सर आंसर तो यही है, आंसर तो यही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बारात, सर बारात कहते हम जरूर बारात है, लेकिन इसका ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे कहा जाता है वर यात्रा। क्या कहा जाता है? वर यात्रा। और ये बारात और ये धीरे धीरे बन गया क्या? बारात। तो इसका सही अगर शुद्ध वर्तनी करना है तो शुद्ध वर्तनी क्या आएगी? बारात आएगी। क्या आएगी? बारात। कालिदास, सर कालिदास में कालिदास को कैसे लिखेंगे? कालिदास को लिखेंगे कालिदास। ये बड़े कालिदास नहीं है, ये छोटे कालिदास हैं, ध्यान रखना। मतलब बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा। नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन छोटे कालिदास हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट बाजार की बात करेंगे तो बाजार नहीं होगा, ये क्या होता है? बाजार। और बाजार में भी क्या होता है? नीचे नुक्ता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? नीचे नुक्ता लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये रहा आपका गद्यांश। जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी में भी बताया था कि 5 क्वेश्चन आपके इस गद्यांश से रहेंगे। आप सभी को पता है ये पुराने साल का बड़ा ही सिंपल है, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं, सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे हम। गद्यांश का सही शीर्षक, शीर्षक बात करना है तो केवल ध्यान देना है, ये लिखा है हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। तो सर इंपॉर्टेंट क्या है? सर इंपॉर्टेंट है राष्ट्र, और इंपॉर्टेंट राष्ट्र के साथ है संस्कृति और है प्रगति। बस इन्हीं पे आपका शीर्षक बन जाएगा। को ऑप्शन पढ़िए। राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान। सर प्रकृति नहीं है, प्रगति लिखा है, प्रगति, ध्यान रखना। राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। आप सब समझ गए होंगे। सर राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। आसान है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा यहाँ पे, क्योंकि आसान चीजें हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेधड़क कमेंट कीजिएगा, आंसर मेरी तरफ से आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? सर पहले ही उसमें लिखा है सर हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। आंसर मिल गया, पहली ही लाइन में मिल गया आंसर। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। तो क्या आंसर हो गया? सर ये हो जाएगा संस्कृति। क्या आ जाएगा आंसर? संस्कृति। हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये पेपर है,
इसके आंसर तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलता है। तो ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कहां? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ना ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैं भी बता देता हूं, आप सर्च कर लेना IAS-PCS मेंटर। क्या सर्च कर लेना? IAS-PCS मेंटर। अगर ना मिले तो आप एक बार टेलीग्राम वाली लिंक से ज्वाइन हो जाना, ये सारी पीडीएफ आपको वहां प्राप्त हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? बात करें संस्कृति, सर शुरुआत ही किससे हुई है? संस्कृति। बात करें सभ्यता, सर ये लिखा हुआ है सभ्यता। बात करें परिस्थिति, तो सर आगे आप ढूंढ लेना, ये लिखा है आपका परिस्थिति। तो आंसर आ गया आपका क्या? प्रकृति। क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रकृति शब्द का प्रयोग गद्यांश में नहीं हुआ। ये बिल्कुल आसान चीजें हैं, आप सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की, जब आप पूरा गद्यांश पढ़ोगे तो सबसे नीचे आपको दिख जाएगा किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उसकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो आंसर आ जाएगा भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। देखिए इसमें ऐसा कुछ समझाने के लिए ज्यादा है नहीं, जहां होता है तो आपको खुद पता है कि मैं कितना डिटेल में जाता हूं। पर सभ्यता और संस्कृति में तो आप देखिएगा सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी क्या है? अंतर है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ये आपके ये लगभग हम जिन्हें कहते हैं अपनी भाषा में, ये हमारे फ्री वाले नंबर होते हैं, फ्री वाले नंबर। ठीक है, तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध वाक्य। ध्यान रखना, द्विरुक्ति मतलब कि एक शब्द एक्स्ट्रा प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? एक शब्द एक्स्ट्रा प्रयोग किया गया है, अशुद्ध शब्द नहीं है, मतलब हमें सही शब्द बताना है। देखिएगा ध्यान से सर, जैसे एक ऑप्शन है आपके अच्छी संगति, आपकी भवदिया, गजराज हाथी, अच्छा सदुपयोग। अब एक बात समझिए, ये लिखा है अच्छा, ये क्या लिखा है? अच्छा। और ये लिखा है सदुपयोग। सदुपयोग क्या होता है? सत धन उपयोग। क्या होता है? सदुपयोग क्या है? सत धन उपयोग। और सतमाने भी क्या होता है? अच्छा। जब आप ये बताओ सतमाने भी अच्छा होता है, और तो ये अच्छा को प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? यानी कि इसमें कौन सी अशुद्धि है? सर इसमें द्विरुक्ति अशुद्धि है, द्विरुक्ति अशुद्धि है, क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया। नेक्स्ट, गजराज हाथी। आप सभी जानते हैं गजराज माने क्या होता है? हाथी। गजों का राजा हाथी, गजराज का मतलब ही हाथी होता है, तो फिर 2 बार गजराज और हाथी लिखने की आवश्यकता। इसमें भी कौन सी अशुद्धि है? सर द्विरुक्ति अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? द्विरुक्ति अशुद्धि है। ये भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, आपकी भवदिया। सर भवदिया का मतलब ही होता है आपके छात्र, आपकी शिष्या, लेकिन आप क्या लिख रहे हैं? आपकी भवदिया। इसमें भी द्विरुक्ति अशुद्धि है, ये भी गलत होता है। आपका सही आंसर आएगा अच्छी संगति, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, संगति दोनों प्रकार की हो सकती है। संगति जो है वो दोनों प्रकार की हो सकती है, अच्छी भी और बुरी भी। तो ये द्विरुक्ति थोड़ी है, ये द्विरुक्ति थोड़ी है। अच्छी लिख देंगे तो अच्छी संगति हो जाएगी, बुरी लिख देंगे, क्योंकि संगति का प्रभाव उसके आगे वाले शब्द से डिसाइड हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया, द्विरुक्ति यानी जब एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाए, यानी कि वो एक शब्द वेस्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती। ध्यान रखना, लोधांती। अब जब मैं आपको भाषा थोड़ा पढ़ा दूंगा तो आपको इस सवाल का आंसर एकदम इजीली बन जाएगा। वैसे ध्यान रखिएगा, लोधांती ऑप्शन दिए गए हैं बुंदेली, मालवी, गढ़वाली और छत्तीसगढ़ी। आंसर आएगा बुंदेली। क्या आएगा? बुंदेली। लोधांती जो है किस बोली की उपभाषा है? वो है बुंदेली की। नेक्स्ट, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि जो है, अवधि भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी से हिंदी आई है। सौरसैनी से क्या आई है? हिंदी आई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अवधि जो है वो किससे आई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे आई है? अवधि जो आई है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला मतलब शुद्ध वाक्य छांटना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। सर गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेकों, सर अनेक माने खुद ही, अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, और सर यहाँ इसको बहुवचन को भी बहुवचन बना दिया गया, यानी कि ये क्या है? गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्या है? अनेक नाम है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया नहीं, भेंट किया। भेंट किया, प्रदान किया नहीं,
भेंट किया। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का अटूट नाता है, अटूट संबंध है, ये शब्द गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, कभी भी अनेकों नहीं होता है, हमेशा क्या होगा, हमेशा अनेक होता है। क्या होता है, अनेक। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी क्या छांटना है, तद्भव। आपने देखा पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने कुछ शब्द बताए थे, एक बार फिर से लिख लेना। छात्रज्ञ, 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 श्रा, सा, और अगर चंद बिंदु आती है तो ये सब के सब काय में जाते हैं। तो सर ये सब के सब एक और याद रख लेना इसके साथ, वा, और एक और याद रख लेना या। अगर ये सब के सब शब्द दिखाई दें तो ये आप ध्यान रखना, ये सब काय में नजर आते हैं, तत्सम में नजर आते हैं। ये सब के सब काय में नजर आते हैं, तत्सम में। कौन कौन से, अगर चांद बिंदी नजर आती है, बिंदी नजर आती है, सॉरी बिंदी नजर आती है, छात्रज्ञ, छात्रज्ञ, श्रा, सा, वा और या, ये सब काय में जाते हैं सर, ये के सब तत्सम में जाते हैं, बाकी सब तद्भव में जाते हैं। सर छा नजर आ गया, छा नजर आ गया, ये क्या है, तत्सम है। ये क्या है सर, तत्सम। क्षेत्र, फिर से छा नजर आ गया सर, ये भी क्या है, ये भी क्या है, तत्सम। वा नजर आ गया सर, वा नजर आ गया, ये भी क्या है, तत्सम। लेकिन सर यहाँ कुछ नजर नहीं आया जो मैंने बताए हैं, तो ये क्या है, तद्भव। तो यही आपका आंसर, क्योंकि उसने बताया था कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है मतलब तद्भव पे जाना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजें पढ़ा रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है, कहीं पे भी कोई सुधार की आवश्यकता हो, तो एक बार मुझे आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी सुधार कर सकूं, मैं भी क्योंकि सीख रहा हूं। नेक्स्ट, घोंघा बसंत। घोंघा बसंत की मुहावरे का अर्थ बताना है, बस में होना, मूर्ख, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल। ये सभी हम सब एक बात करेंगे, जैसे यूपी की चर्चा कर रहे हैं, तो सर ये हम एक ग्रामीण अंचल से आते हैं, ये सब मुहावरे हमने प्रयोग किए गए हैं। घोंघा बसंत मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मूर्ख। क्या होता है, घोंघा बसंत का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भागीरथ। सर भागीरथ ही गंगा का पर्यायवाची शब्द है। त्रिपथगा, तीन पथों पर जाने वाली, त्रिपथगा, त्रि यानी तीन, पथ यानी रास्ता, और गा यानी जाने वाले, तीन पथों पर जाने वाली, तो वो भी क्या है, अपनी गंगा है। देव नदी भी गंगा है। लेकिन रवि तनया, रवि तनया का मतलब क्या होता है, रवि तनया, रवि यानी होता है सूर्य, रवि यानी क्या होता है, सूर्य, और तनया यानी होता है पुत्री। तो सूर्य पुत्री किसे कहा जाता है, यमुना जी को। किसे कहा जाता है, यमुना जी को। तो सर ये किसका पर्यायवाची है, सर ये यमुना जी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है, सर ये यमुना जी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्थान। विसर्ग का उच्चारण स्थान, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का। 25, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले से ही बता दिया था कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 आते हैं आपके पैसेज से और 20 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से। ये आखिरी क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान। याद रखना, विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। लेकिन इसके साथ जो मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूं वो अपनी कॉपी पर छाप दीजिएगा। जब भी मैं क्लास लेता हूं अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं 8-10 क्वेश्चन आपके कवर करा के चलूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपने हिंदी में वर्ग पढ़े होंगे, 4-5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। ये आपसे उच्चारण स्थान पूछ सकता है। देखिए 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। जब पूरा डिटेल हिंदी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, या, ये 5-5 अक्षर होते हैं। तो अगर पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे, पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या हो जाता है, कंठ। पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान, का, खा, गा, घा, या, ये सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ। अगर चा वर्ग की बात करेंगे तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। क्या होता है, तालव्य यानी तालु। नेक्स्ट, टावर का उच्चारण स्थान पूछे तो टावर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा। छाप लेना कॉपी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी वर्णमाला नहीं पढ़नी पड़ेगी, इतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा सीसेट का। क्योंकि हमें सीसेट को पास करना है, हमें टिप्स एंड ट्रिक्स से पास करना है, पूरा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेपर 1 का ऑलरेडी इतना लोड है, हम इसका लोड लेके करेंगे क्या। तो मैं उसको हल करने की टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर टावर की बात करेंगे तो टावर का उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है, टावर का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत। और पावर का उच्चारण स्थान हो जाता है ओष्ठ। क्या हो जाता है, ओष्ठ। और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। पूछा जाएगा ओष्ठ किसका है तो आप कहोगे पावर का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। तालब, तो तालब आपको बता दिया है किसका हो जाएगा, चावर का उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।
मैंने आज ये जो यूपीपीसीएस का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ये उसका कौन सा पार्ट है सर? ये उसका पार्ट 1 है। कौन सा पेपर है सर? ये पार्ट 1 है, जिसमें हमने क्या हल किया? तो हमने 25 क्वेश्चन कितने? 25 क्वेश्चन किसके कवर कर दिए? हिंदी। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम आगे के सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।